नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। होली के इस पावन अवसर की आप सभी को पूरे रिजल्ट गुरु टीम की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी होली का त्योहार बड़ी शांति से, बड़े पावन तरीके से, बड़े रीति रिवाजों के साथ अपने बड़े बूढ़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिताओं का आशीर्वाद लेकर मनाएंगे। और किसी को ऊधम नहीं मचाना है, किसी को हुड़दंग नहीं करना है। और जो हुड़दंग करते हैं या फिर वो लोग जो जस्ट मिनट पर, हाँ जी, वो लोग जो आपके आस पड़ोस में ऊधम करते हैं या पे हुड़दंग मचाते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है ना। अच्छा, आज की जो क्लास रहेगी ये एक प्रैक्टिस क्लास रहेगी और आज की क्लास में हम जानेंगे जितना भी हमने पिछले दिनों में पढ़ा है, जितना भी हमने पिछले दिनों में जाना है, सभी के बारे में कुछ ना कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक प्रश्न के बारे में जो प्रश्न का विश्लेषण होगा वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा। उससे पहले एक जानकारी है कि अगर अभी तक आपने रिजल्ट गुरु का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ यहाँ से आप किसी भी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर फ्री में क्विज़ेस भी होते हैं, फ्री में क्विज दे सकते हो। लीजिए भाई, पहले क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। लीजिए भाई, अब पहले क्वेश्चन के मैं बारे में आपको बताना है। नीलू गाना गा रही है। अब नीलू क्या है? नीलू हमारी एक छात्रा का नाम है, चलेगा, जो कि क्लास में रेगुलर भी आती हैं। चलिए, नीलू गाना गा रही हैं, बस एक संयोग मात्र है कि आपका नाम यहाँ पर आ गया। नीलू गाना गा रही हैं, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सटीक तरीके से बताइएगा, सटीक तरीके से बताना है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक अनेकार्थक है या अकर्मक क्रिया है? सटीक तरीके से बताइएगा तो उत्तर आ जाएगा। देखना, हमसे पूछा है क्रिया के बारे में। अब क्रिया किसको कहते हैं भाई? काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है। क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है क्रिया सकर्मक। कैसी होती है? सकर्मक। एक क्रिया होती है अकर्मक। क्या होती है? अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म विद्यमान हो, अकर्मक जिसमें कर्म ही ना हो। अच्छा, आगे आइएगा, देखते हैं यहाँ पर सकर्मक, कर्म के साथ वाली। अच्छा, सामान्यतः हमने बचपन से नियम पढ़ा है कि किसी भी वाक्य में क्या और किसने जोड़ने से अगर उत्तर मिलता है, क्या मिलता है साहब? क्या और किसने जोड़ने से अगर उत्तर मिलता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होती है आपकी सकर्मक क्रिया। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, इसका एक अपवाद भी है। अपवाद बस आपको याद रखना है ताकि परीक्षा में आपके उत्तर गलत ना हो। बस यही चीज हमको ध्यान देनी है। देखिएगा, अगर कोई भी आपको स्वाभाविक क्रिया दिखे, कैसी क्रिया? स्वाभाविक, अर्थात ऐसी क्रिया जो प्राकृतिक हो, उस पर किसी का बस नहीं। जैसे मैं कहता हूं चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब चिड़िया आकाश में नहीं उड़ेगी तो कहां उड़ेगी? पेड़ से पत्ता गिरता है, बच्चा रोता है, सूरज पूरब से निकलता है। सभी स्वाभाविक क्रिया है। और सभी स्वाभाविक क्रिया किस में आती हैं? सभी स्वाभाविक क्रिया किस में होती है भाई? सभी स्वाभाविक क्रिया अकर्मक होती है। कैसी होती है? अकर्मक होती है। याद रखिएगा, कैसी क्रिया होती है? स्वाभाविक अकर्मक क्रिया होती है। बस इस चीज को आपको याद रखना है। अब अकर्मक क्रिया होने से, अब देखो, कोई भी वाक्य में अगर स्वाभाविक क्रिया आ गई ना और उसमें भी अगर आप क्या जोड़कर देखोगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा, लेकिन वह सकर्मक नहीं होगी, अकर्मक होगी। जैसे एक उदाहरण की तरफ आप देखिएगा, मैं आपका थोड़ा सा गौर देना इस उदाहरण पर। मैंने कहा, अच्छा रुकिएगा, पेड़ से पत्ता, जरा इस वाक्य को पढ़िए। मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य पर आपको गौर करना है। देखो, मैंने क्या कहा? पेड़ से पत्ता गिरता है। अगर आप इस वाक्य में क्या जोड़ोगे, अगर आप इस वाक्य में क्या जोड़ोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। जरा क्या जोड़कर देखना। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से क्या गिरता है? आपको उत्तर मिला कि गुरुजी पत्ता गिरता है। क्या मिलता है? पत्ता। उत्तर मिल गया। लेकिन फिर भी ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि स्वाभाविक क्रिया है। कैसी है? स्वाभाविक। अच्छा, गाड़ी सड़क पर चलती है। गाड़ी सड़क पर चलती है। ये भी जितनी भी क्रिया होंगी ना, सभी के सभी अकर्मक होंगी। जितनी स्वाभाविक क्रिया हो सकती हैं अकर्मक होती हैं। याद रखिएगा। पूर्वकालिक, अब पूर्वकालिक क्रिया किसको कहेंगे? थोड़ा सा ध्यान देना, आज की क्लास उसके लिए इंपोर्टेंट होगी जिसने पिछले 30 दिनों में कोई भी क्लास मिस की है या जिसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, उसके लिए महत्व तो रहेगी। आज की क्लास में थोड़ी सी डीप में आपको लेकर चलूंगा। हर एक प्रश्न के बारे में, हर एक विकल्प के बारे में आपको डीप से बताया जाएगा। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया, जैसे नाम से ही इसका क्लियर है गुरुजी, पूर्व अर्थात पहले की क्रिया। जैसे मैं कहता हूं आपसे, मैं नहाकर ऑफिस आता हूं।
मैं नहाकर ऑफिस आता हूं। तो पहले वाली क्रिया क्या है मेरी? पहले वाली क्रिया है मेरी नहाना। पहले मैं नहाता हूं, उसके बाद ऑफिस आता हूं, या फिर ऑफिस चलकर आता हूं, या फिर कैसे भी ऑफिस आना दूसरी क्रिया होगी। जो पहले वाली क्रिया होगी नहाना, ये कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन नहाकर घर जाता है, या फिर मोहन नहाकर स्कूल जाता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे आते हैं। अकर्मक के बारे में जान गए। अनेकार्थक। अनेकार्थक क्रिया कैसी होती है? मतलब एक क्रिया जिसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, अनेकार्थक कहलाएगी। इसके बारे में बताऊंगा। एक होती है आपकी नाम धातु क्रिया, इसको याद रखिएगा बस। किसको? नाम धातु क्रिया को। इसको याद कैसे रखना है? नाम, नाम से देखो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, संज्ञा। मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मैंने पढ़ाया था संज्ञा। और संज्ञा जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो संज्ञा के बारे में मैंने बताया था, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में अगर कोई भी वस्तु जिसका भी कुछ ना कुछ नाम है, क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। उसी से ये प्रेरित है नाम धातु, अर्थात ऐसी क्रिया जो संज्ञा के शब्दों से बनी हुई हो। अच्छा देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं संज्ञा। क्या है भाई? संज्ञा के शब्दों से, संज्ञा के शब्दों से बनी क्रिया, संज्ञा के शब्दों से बनी क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया। जैसे यहां पर थोड़ा सा गौर करना, हाथ क्या है? हाथ हमारे शरीर का अंग है, हम सभी जानते हैं हाथ हमारे शरीर का अंग है। अब हाथ से मैं एक क्रिया बनाऊंगा, हाथ से मैंने क्रिया बना दी हथियाना। क्या बना दी? हथियाना। तो हथियाना क्या हो जाएगी? हाथ से हथियाना। हथियाना होगी नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी ये? नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रिया जो किसी संज्ञा में कुछ ना कुछ जोड़कर, कुछ घटाकर, कुछ तोड़ मरोड़ कर बनाई जाती है, नाम धातु कहलाती है। अब देखो, नीलू गाना गा रही है। नीलू क्या गा रही है? नीलू गा रही है गाना। क्या गा रही है साहब? गाना गा रही है। इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण ये होगा। क्या किसका हो जाएगा? सकर्मक का आगे आएगा। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं, आगे आना है, इस प्रश्न के बारे में आपको उत्तर करना है। देखिए अब देखो, यहां पर मैंने पूर्वकालिक क्रिया के बारे में भी बताया है आपको, अनेकार्थक के बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी दी है। बस ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है। जी हाँ, आगे आइएगा। आगे मैं आपको लिखता हूं, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अब ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनको उपसर्ग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं है, आज की क्लास का उद्देश्य यही है। मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, और आपको हर एक चीज थोड़ी सी थोड़ी, देखो जो भी प्रश्नों में आता चला जाएगा ना, उसके बारे में आप परफेक्ट होते चले जाओगे। उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। सबसे जरूरी बात इसके बारे में एक याद रखिएगा, ये प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। कहां पर? प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, अच्छा उपसर्ग, अनुर्वर, अनुय, अनुरित, अन्वेषण, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अगर हमसे पूछा जाए कि संस्कृत में मूल उपसर्ग कितने होते हैं, आप बताओगे कि गुरु संस्कृत में उपसर्ग मूल होते हैं 22। अगर मैं कह दूं आपसे, अगर मैं कहता हूं हिंदी में मूल उपसर्ग कितने होते हैं, तब आप उत्तर करोगे 10 होते हैं। अगर मैं फिर से पूछ दूं कि उर्दू में उपसर्ग बताइए, उर्दू में उपसर्ग कितने होते हैं, तब आप बताओगे गुरुजी उर्दू में 19 मूल उपसर्ग होते हैं। इस चीज के बारे में याद रखो। हाँ, किस में अनु उपसर्ग नहीं है? देखिएगा यहां पर देखते हैं, अगर अनुर्वर की बात करी जाए तो यहां पर अन उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है? उर्वर। क्या हो जाएगा? उर्वर। तो सटीक उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर ए में अनु उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग है। बाकी के तीनों में कौन कौन से उपसर्ग है? अनु उपसर्ग बाकी के तीनों में विद्यमान है। सटीक उत्तर क्या है इस वाक्य का? ए वालों, बिल्कुल सटीक है आपका। आगे आएगा, देखो इस मूल शब्द को याद रखना है आपको। अनुय में ने क्या है? मूल शब्द है, अनु उपसर्ग है। अनुरित में अनु उपसर्ग है, उरित क्या है? मूल शब्द है। अन्वेषण में अनु मूल शब्द, अनु उपसर्ग है, एषण मूल शब्द होगा। कई बार हमसे ऐसा भी पूछा जाता है एषणा। एषणा का अर्थ क्या होता है? एषणा कहते हैं आपकी अभिलाषा को। किसको कहते हैं? अभिलाषा को कहते हैं एषणा, याद रखिएगा। अच्छा, एक और होता है आपका प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? शब्दों के अंत में, जो मैं भी चाहूंगा अंत में जो जोड़ा जाता है। प्रत्यय भी दो प्रकार से होता है, प्रत्यय भी दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका कृदंत प्रत्यय। कैसा प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय, जो या कि क्रिया के अंत में जोड़ा जाए या फिर क्रिया के मूल रूप धातु में जोड़ा जाए। एक होता है ताब्दिक प्रत्यय। कैसा प्रत्यय होता है? ताब्दिक प्रत्यय, अर्थात
जो संज्ञा के अंत में जोड़ा जाए, किसके अंत में, या तो जो संज्ञा के अंत में जोड़ा जाए, सर्वनाम के अंत में जोड़ा जाए, या विशेषण के अंत में जोड़ा है, किसके अंत में, विशेषण के अंत में जोड़ा जाए, ये होते हैं आपके ताब्दिक प्रत्यय। आगे आइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर, सभी को बताना है संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त के बारे में पहले थोड़ा सा जान लो, आप कर पाओगे। देखिएगा संयुक्त मतलब जहां पर एक से अधिक स्वर मिलकर किसी अन्य स्वर का निर्माण करते हैं, संयुक्त स्वर कहलाता है, याद रखिएगा। तो संयुक्त स्वर के बारे में बताइएगा जी, संयुक्त स्वर कौन सा हो जाएगा, संयुक्त स्वर क्या होगा, सा होगा, फा होगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, सभी को पता है कि गुरुजी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों तो व्यंजन है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों तो व्यंजन है। हमसे क्या पूछा गया था, स्वर के बारे में जानकारी मांगी गई थी, स्वर तो इनमें से कोई है ही नहीं। अच्छा, व्यंजन है, विकल्प नंबर डी कर दिया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के बारे में आपको जानना है। अगर छोटे आ के साथ, अगर छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ा जाए तो छोटी ए बन जाती है। अगर छोटे आ के साथ इसी छोटी ए को जोड़ दें तो बड़ी ए बन जाती है। और इसी छोटे आ के साथ अगर छोटे ऊ को जोड़ा जाए तो छोटा ओ बन जाता है। और इसी छोटे आ के साथ अगर इसी छोटे ओ को जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है, बड़ा ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, बड़ा ओ। इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से। लेकिन संभलिएगा, ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, मुख्यतः चार प्रकार के। लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर आप, ये मुख्यतः तो चार प्रकार के हो गए, अगर पूछा जाए छोटे आ के साथ छोटे आ को भी जोड़ दें, भाई ये भी तो दो स्वरों से बन रहा है। अगर छोटी ई के साथ इसी छोटी ई को जोड़ दें, बड़ी ई बन जाएगी। इसी छोटे ऊ के साथ इसी छोटे ऊ को जोड़ दें, बड़ा ऊ बन जाएगा। ये भी तो दो स्वरों के साथ साथ मिलकर बनाए गए शब्द है भाई। दो छोटे आ जोड़े, बड़ा आ बन गया। दो छोटी ई जोड़ी, बड़ी ई बन गई। दो छोटे ऊ जोड़े, बड़ा ऊ बन गया। यहीं पर हम गलती कर देते हैं। एक बार पीसीएस में प्रश्न बना था कि पूरी वर्णमाला में कुल कितने संयुक्त स्वर हैं, कुल का प्रयोग कर दे। कुल तो 4 और 3 7। सामान्यता, सामान्यता अगर देखो कुल का प्रयोग ना दे, सिर्फ अगर कुल का प्रयोग देने पर सिर्फ अगर कह देना कुल, तब उत्तर बताओगे 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 ही दीर्घ स्वर है, इन सातों को ही दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कुल शब्द ना दे तब हमेशा इसका उत्तर क्या होगा, 4 होगा। उसको उत्तर करोगे, किसको उत्तर करोगे, उसको उत्तर करोगे। अच्छा, एक और चीज देखिएगा यहां पर, अब आपको एक और चीज ध्यान से देखनी है इस प्रश्न के बारे में। देखिए, इस प्रश्न के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखना, अगर आपसे कहा जाए छोटा आ, अगर आपसे कहा जाए बड़ा आ, तो ये किसके द्वारा बोले जाएंगे, ये बोले जाएंगे आपके कंठ के द्वारा। किसके द्वारा, ये बोले जाएंगे आपके कंठ के द्वारा। अगर कहा जाए छोटी ई और बड़ी ई, ये किसके द्वारा बोली जाती है, तालु के द्वारा बोली जाती है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये बोले जाते हैं आपके किसके द्वारा, ये बोले जाते हैं आपके ओष्ठ के द्वारा। किसके द्वारा, ओष्ठ के द्वारा। और कहा जाए रे से ऋषि किसके द्वारा बोला जाता है, कमेंट करके बताइए, रे से ऋषि किसके द्वारा बोला जाएगा। हाँ जी, सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए जी, हाँ जी भाई, तो सभी को पता चल गया। हाँ, रैसे ऋषि, रैसे ऋषि किसको कहते हैं साहब, जो कि मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा, मूर्धा के द्वारा। अगर बात कही जाए छोटी ए और बड़ी ए की, किसकी बात करें, छोटी ए की बात करें और बड़ी ए की बात करें, तो एक चीज बस आपको याद रखनी है छोटी ए और बड़ी ए में। अभी अभी हमने पढ़ा है छोटी ए और बड़ी ए, ये किस किस के द्वारा बनी जाती है, ये बनती है छोटे आ के साथ। यहां पर अगर गौर करोगे तो उत्तर आ जाएगा। देखिएगा, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे या तो भूल चुके हैं या जिनको कुछ भी नहीं पता। देखिएगा, अगर छोटे आ की बात करें तो छोटा आ गुरुजी हमने अभी अभी पढ़ा किसके द्वारा बोला जाता है, कंठ के द्वारा। और छोटी ए और बड़ी ए का उच्चारण स्थान कैसे पता करेंगे, छोटी ए बनती है आपकी छोटे आ के साथ और छोटी ई के साथ। छोटा आ आपका कंठ के द्वारा बोला जाता है, अभी अभी पढ़ा है। छोटी ई किसके द्वारा बोली जाती है, छोटी तालु के द्वारा बोली जाती है। बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस बच्चों ने ना कितना पता नहीं क्या कुछ समझा है, कितनी बड़ी चीज बना दी, लेकिन उनको याद ही नहीं होता। बस छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज याद हो जाएगी। देखिएगा, छोटी है बस कंठ और तालु, ये दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान हो गया। तो छोटी है और बड़ी है किसके द्वारा बनी बोली जाएगी, बस कंठ और तालु को ऐड कर दो। कंठ और तालु को ऐड कर दो। कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, यही होते हैं। अच्छा, अब एक और बच गया आपका छोटा ओ। क्या बच गया, एक और बच गया आपका, मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। एक बच गया आपका छोटा ओ, एक क्या बच गया, एक बच गया आपका बड़ा ओ।
ये किस किस के द्वारा बोले जाते हैं, कमेंट करके देखिएगा। यहां पर देखते हैं हम, अगर छोटे ओ की बात करें तो ये छोटा आ और छोटा ऊ। छोटा आ आपका कंठ के द्वारा बोला जाता है, छोटा ऊ अभी अभी पढ़ा है ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? ओष्ठ के द्वारा बोला जाएगा, याद रखिएगा। किसके द्वारा? ओष्ठ के द्वारा। तो बस इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, देखिएगा ये हो जाएगा कंठ जमा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ जमा ओष्ठ। अक्सर पूछा जाता है कंठ ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं, याद रख लीजिए यही होते हैं कंठ ओष्ठ। अच्छा जी, बाकी के सभी को क्लियर है? जिस बच्चे को नहीं पता है स्क्रीनशॉट लेगा। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर अगर कुल ना दे तो 4 ही होते हैं, ठीक है ना, और कुल दे दे तब 7 उत्तर बताओगे। आगे आइए, अब देखो यहां पर भी मैंने जानकारी दी है आपको। अगर कहा जाए आपसे, अगर आपसे कहा जाए कि संयुक्त स्वर, तो हमको पता चल गए संयुक्त वर्ण भी होते हैं। संयुक्त वर्ण अर्थात एक छह होता है, छह आपका कै जमा सै से मिलकर बनता है। त्रय होता है, ये त्रय जमा रे से मिलकर बनता है। गे होता है, ये जय जमा अइया से मिलकर बनता है। और श्रेय होता है, ये श्रेय जमा रे से मिलकर बनता है। इसको भी याद रखिएगा, इस भी प्रश्न को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सटीक उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ जी भाई, होली के दिन भी आप पढ़ रहे हैं साहब, क्या बात है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यही ये दिखाता है कि आप कितने सजग हैं अपनी परीक्षा को लेकर, कितने तैयार हैं। जी हाँ, इस प्रश्न के बारे में बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं होगा? तत्सम नहीं है, सटीक तरीके से बताना कौन सा तत्सम नहीं होगा। तत्सम को पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। देखिएगा, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर संयुक्त वर्ण आ जाए, कैसे वर्ण आ जाए? संयुक्त वर्ण अर्थात छह आ जाए, अभी अभी पढ़कर आए, त्रय आ जाए, गे आ जाए, श्रेय आ जाए, या फिर दो पाम की रे हो, रे ऋषि हो, क्या दो पाम की रे हो, रे ऋषि हो, तो या फिर कोई अधूरे वर्ण जुड़े हों। कैसे जुड़े हों? अधूरे वर्ण जोड़े गए हों, हो सकता है कि वह तत्सम हो जाएगा। ये संस्कृत वाले शब्दों की पहचान होती है। जैसे जैसे मैंने देखा गुरुजी अधूरे वर्ण है, अधूरे वर्ण है तो तत्सम हो सकता है। अच्छा, अधूरे वर्ण है, अधूरे वर्ण है। लेकिन आग, आग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बन जाएगा? इसका तत्सम बन जाएगा अग्नि। सभी का बिल्कुल सटीक उत्तर है। यहां पर अधूरे वर्ण थे, गुरुजी क्या बन गया? तत्सम बन गया। तो ये हो जाएगा तद्भव। हमसे क्या पूछा था, कौन सा तद्भव नहीं है? यही तद्भव नहीं है। अब देखो, अग्नि, अग्नि संस्कृत का शब्द है। अग्नि शब्द को प्रयोग करते करते इसमें कुछ परिवर्तन हो गए समय के अनुसार, और अब हम इसको आग कहते हैं। क्या कहते हैं? आग। संस्कृत के परिवर्तन वाले शब्दों को ही तद्भव कहा जाता है, याद रखिएगा। और संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग करे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। आगे आइएगा। अच्छा, क्वेश्चन 5 की तरफ देखते हैं साहब। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का चयन करें। जातिवाचक मतलब कोई एक ऐसा शब्द होगा जिससे पूरी की पूरी समस्त जाति के बारे में पता चल रहा होगा, उस शब्द को चुनकर लाइएगा। जी हाँ, देखो कई सारे बच्चों के तो उत्तर भी आने लग गए। जी हाँ भाई, बिल्कुल, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। आगे आइएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का चयन करिएगा। राम है, को है, मनुष्य है, तू है। देखिए, राम की बात करूं तो राम तो हो जाएगा कर्ता। कर्ता के साथ साथ गुरुजी संज्ञा को कैसे भूल गए? संज्ञा भी तो है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है तो गुरुजी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, अगर और डिटेल तरीके में बताने की कोशिश करें, को क्या है गुरुजी? को तो हो जाएगा कारक। क्या हो जाएगा? कारक। कारक में भी कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, कर्म कारक हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे, मनुष्य। अब इस शब्द को ध्यान से पढ़िए। क्या मैंने किसी एक मनुष्य की बात करी? अगर एक मनुष्य की बात करता तो मैं उसका नाम लेता, जैसे मैंने राम का लिया ऊपर। अब मैंने कहा मनुष्य, अब मनुष्य में तो सभी आ गए, जितने भी धरती पर मनुष्य है सभी के सभी आ गए। अब सिर्फ इस देश के आ गए क्या? नहीं भाई, सभी पूरी पृथ्वी पर, चाहे कितने भी देशों, कोई भी मनुष्य कहीं भी हो, सभी इसमें आ गया। तो गुरु ये पूरी की पूरी मनुष्य जाति के बारे में बता रहा है। ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। किसका उदाहरण हो जाएगा? जातिवाचक का। और तू की बात करें, तू तो गुरुजी सर्वनाम है। कौन सा है? सर्वनाम। सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा उत्तम पुरुषवाचक, सॉरी माफी चाहूंगा, मध्यम पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सभी को याद आ रहा है ना? अभी अभी देखो, सर्वनाम के बारे में हर एक चीज बता चुका हूं आपको। ये मध्यम पुरुषवाचक होता है। मैं और हम उत्तम होते हैं, वे या फिर जिसके बारे में बात करी जाती है वे अन्य पुरुष होते हैं। आगे आइएगा। देखो, संज्ञा के भेद, इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। कई लोग संज्ञा के 3 भेद मानते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी संज्ञा के 3 भेद मानता हूं। अब कई लोग संज्ञा के 5 भेद मानते हैं।
लेकिन आपको उत्तर क्या करके आना है? आपको उत्तर करना है संज्ञा के अगर अर्थ के आधार पर भेद पूछे या फिर सिर्फ संज्ञा के भेद पूछे। क्या पूछे? या तो अर्थ के आधार पर पूछेगा या फिर ये कहेगा संज्ञा के भेद बताइए, तो आपको उत्तर करके आना है 5। आपको उत्तर क्या करना है? 5। अब जो लोग, या इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है, जो लोग संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वे जातिवाचक किस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और किस किस संज्ञा को मानते हैं? वे जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। किसको रखते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा को। जातिवाचक का ही भेद मानते हैं, अलग नहीं मानते। अच्छा, एक वो रखते हैं आपके द्रव्यवाचक, अच्छा द्रव्य हो गया। समूहवाचक किसको रखते हैं? समूहवाचक संज्ञा को, इसी का भेद मानते हैं। किसको मानते हैं? समूहवाचक संज्ञा को। तो उनके अकॉर्डिंग जातिवाचक में द्रव्यवाचक भी आ जाता है, समूहवाचक भी आ जाता है, इसलिए वो 3 भेद मानते हैं। लेकिन जब हम एग्जाम में उत्तर करेंगे तब सभी को अलग अलग पढ़ेंगे, 5 प्रकार से बताएंगे। एग्जाम में पढ़ेंगे तो हम ये बताएंगे 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से मानती है भाई? 5 प्रकार से, क्योंकि अधिकांश लोगों के द्वारा यही मानी जाती है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं मानता हूं 3। जब संज्ञा को आप थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे ना, तो आप भी कहोगे कि हाँ गुरुजी 3 होते हैं। लेकिन अब हमको व्याकरण तो बनना नहीं है, अब हमको कोई मास्टर तो बनना नहीं है, हमको सिर्फ अपनी एग्जाम से काम है, एग्जाम में पास होना है, तो हम करेंगे 5। क्या करेंगे? 5 करेंगे, क्योंकि आयोग मानता है 5 सही उत्तर। आयोग क्या मानता है? 5 मानता है। आगे आइए, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब इससे सरल प्रश्न और कोई नहीं हो सकता, इससे सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है? किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? कमेंट करके बताइएगा। किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? किस प्रकार की का है जी? कमेंट करके आपको बताना है किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। जाति है, व्यक्ति है, समूह है, भाववाचक है। देखो, शहर की बात करूं, क्या मैंने किसी एक शहर की बात करी? जैसे मैं अगर अपने शहर की बात करता हूं, अर्थात मैं अगर मथुरा की बात करता, किसकी बात करता? अगर मैं मथुरा की बात करता, तो मथुरा क्या है? पूरे संसार में बस एक ही शहर है, मथुरा, एक ही नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता। किसके अंतर्गत? व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता। किसके अंतर्गत आता? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन मैंने यहां से कहा कि शहर, अब शहर तो गुरुजी पूरे विश्व में बहुत सारे हैं, खुद भारत में ही बहुत है, उत्तर प्रदेश में बहुत है, 75 जिले हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व के शहरों की बात करें तो गुरुजी सभी के सभी इसी में आ गए। तो ये जाति के बारे में हमको बता रहा है। किसके बारे में? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, व्यक्तिवाचक जहां से किसी एक वस्तु के बारे में पता चले। किसके बारे में? एक वस्तु के बारे में पता चले। जैसे राम, जैसे मेरा नाम है जितेंद्र सोनी, मेरा नाम मेरा ही है भाई, तो मेरे बारे में मुझसे पता चला, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूह, जैसे मैं कहूं चाबियों का गुच्छा, मैं कहूं अंगूर का गुच्छा, मैं कहूं कक्षा, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक, जहां से किसी प्राणी या फिर वस्तु के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, इन सभी के बारे में पता चले, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं कहता हूं कि मैं जवान हूं, क्या हूं मैं? वयस्क हूं। जी हमें बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, कोई कहता है बूढ़ा या फिर बुढ़ापा, गुरुजी बुढ़ापा है, बचपन, ये मनुष्य की अवस्था के नाम है। किसके नाम है? मनुष्य की अवस्था के नाम है, कुछ अलग नहीं है। ये सभी भाववाचक में हो जाएगी। आगे आइए, निम्न में से तत्सम नहीं है, स्टार बनाएगा इस प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं होगा? जोगी, जटा, यम, यौवन। तत्सम कौन सा नहीं होगा? चुनिएगा। सभी को बताना तत्सम कौन सा नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी के सभी कि तत्सम कौन सा नहीं होगा। स्टार बनाएगा इस प्रश्न पर। अच्छा प्रश्न है, स्टार बनाइएगा साहब। अरे वाह जी वाह। देखो, जुकाम हो रखा है, बुखार भी आ रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने होली वाले दिन आपके सामने हूँ साहब, ठीक है ना? चलिएगा, लेकिन ये चीज आपको करनी है। होली का जो पावन त्योहार है ना, आप अपने बड़े बूढ़ों के साथ मनाएंगे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि बाहर जाकर कोई मतलब बदतमीज करेगा या फिर हुड़दंग मचाएगा, किसी को भी नहीं भाई, ठीक है ना? चलिए जी। अच्छा, निम्न में से जोगी, जोगी, अब अच्छा देखो, हमारे बरसाना में क्या होता है ना, मथुरा शहर का एक छोटा सा गांव है बरसाना। बरसाना में क्या होता है? लठमार होली होती है। क्या होती है? लठमार होली। जो राधा जी है ना, जो महिलाएं हैं, जो बरसाने की गोपियां हैं, उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान जी क्या करते थे? उनको चुपके से देखते थे। तो एक दिन गोपियों ने पकड़ लिया और लठ मारने लगी उनको। भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, ठीक है ना? तो किसी को बदतमीजी नहीं करनी है। इसीलिए उसी उसी बातों को याद करने के लिए बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। मतलब वहां पर लठ मारा जाता है लड़कों को, आदमियों को, ऐसे बहुत तेज तेज लठ मारते हैं, याद रखिएगा ना। अच्छा जी, चलिए, अगर कोई गया हो तो बताना कमेंट बॉक्स में किस किस ने लठमार होली देखी है।
आ गया ना। जोगी जटा यम। अब देखो जटा तो गुरुजी संस्कृत वाला शब्द है, यम संस्कृत वाला शब्द है, यौवन संस्कृत वाला शब्द है, लेकिन जोगी, योगी तो नहीं होगा गुरुजी, योगी होना चाहिए था। अगर तत्सम में प्रयोग करते तो योगी होता, क्या होता, योगी होता। गुरुजी जा का तो प्रयोग नहीं होगा, जा का तो प्रयोग नहीं होगा, योगी का प्रयोग करते तो तत्सम हो जाता, लेकिन कौन सा नहीं होगा तत्सम, विकल्प नंबर ए वाला तत्सम नहीं होगा। आगे चलिएगा। अच्छा आगे आते हैं साहब। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो जी हाँ, सभी को पता है कि हमको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड स्कैन करना है, पीडीएफ मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखो जैसे मैंने कुछ अलग प्रकार से भी जानकारी दी, ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आपको पढ़नी है। दो विलोमों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये सबसे अच्छा प्रश्न है, सभी को बताना है। क्या मैं उसके अल्प विराम का प्रयोग करूंगा, लाघव चिन्ह का प्रयोग करूंगा, अर्ध विराम का प्रयोग करूंगा, योजक चिन्ह का प्रयोग करूंगा। अच्छा जी, सभी को बताना किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप लिखते हो राजा, क्या लिखते हो राजा, राजा का अगर आपको विलोम शब्द लिखना हो क्या बताओगे, गुरु जी रंक होगा, क्या होगा, रंक होगा, राजा का विलोम शब्द रंक। लेकिन अगर मैंने ये रंक लिखते समय बीच में एक चिन्ह का प्रयोग किया, मैंने बीच में एक चिन्ह का प्रयोग किया, इस चिन्ह को किस नाम से जानेंगे, इस चिन्ह को कहेंगे योजक चिन्ह। क्या कहेंगे इसको, यो योजक चिन्ह कहेंगे, याद रखिएगा। इसका प्रयोग पुनरुक्ति वाले शब्दों में भी किया जाता है, जैसे जैसे कई बार कहते हैं ना हम, घर घर की कहानी है, तो बीच में ये शब्द, ये विराम चिन्ह आया ना, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। घर घर की कहानी है, बीच में प्रयोग कर दिया। समास में भी इसका प्रयोग होता है, अलंकारों में भी इसका प्रयोग होता है, क्यों नहीं होता, सभी में होता है। अच्छा अल्प विराम, ये थोड़े समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस तरह, थोड़े समय रुकने के लिए। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह कहां पर प्रयोग होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा अर्ध विराम, आधे समय रुकने के लिए, योजक, सभी को पता चल गया। अच्छा विराम चिन्हों की संख्या पूछी जाती है, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है। एक मुनि हुए हैं हिंदी व्याकरण में, गुरु कामता प्रसाद, बहुत ही फेमस नाम है और बहुत ही अच्छे व्याकरण है, गुरु कामता प्रसाद, गुरु गुरु कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या बताई है 20। कितनी बताइए, 20। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, और इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जाता है, कैसे कि किस व्यक्ति ने कहा था कि हिंदी में विराम चिन्ह इंग्लिश से लिए गए हैं। ये कहने वाले मात्र हैं गुरु कामता प्रसाद जी, और मैं इनकी बात का समर्थन नहीं करता, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। भाई इंग्लिश का, क्या हम इंग्लिश से विराम चिन्ह लेंगे, बिल्कुल नहीं, हिंदी बहुत सशक्त है, ठीक है ना, चलिएगा। तो देखो अगर कोई बच्चा हिंदी की अच्छी तैयारी करना चाहता है, मेरा उससे सजेशन रहेगा कि वह गुरु कामता प्रसाद जी की बुक ना ले, सिलेक्शन के बाद आप पढ़ सकते हो हिंदी को अपनी बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने ना कई टॉपिकों पर अपने अलग से मत दिए हैं, ये इनका विचार है, ये इनके मत है, ये इनका विचार है, याद रखिएगा। अच्छा जो कि आम जनमान्य के आधार पर भिन्न प्रतीत होंगे आपको, और आप उत्तर गलत करके आ जाएंगे, अंक चले जाएंगे। देखिएगा जी, यहां पर देखना है आपको पूर्ण विराम, जहां पर वाक्य खत्म होता है वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। जैसे सिवाय लिखता है, देखो सिवाय लिखता है, यहाँ पर वाक्य खत्म हुआ, पूर्ण विराम आ गया। अल्प विराम, अल्प विराम अर्थात आधे समय रुक, मत माफी चाहूंगा, थोड़े समय रुकने के लिए, जैसे थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयोग। जैसे यहाँ पर देखिएगा सुषमा, अल्प विराम रेणु, अल्प विराम प्रिया, और नीलू घूमने गए, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग। अर्ध विराम, अच्छा मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा, तो यहाँ पर बीच में आधे समय रुकने के लिए किसका प्रयोग होगा, इसको कहते हैं अर्ध विराम, इसको क्या कहते हैं, अर्ध विराम। आगे चलते हैं साहब, आगे आते हैं। अवतरण चिन्ह के बारे में मैंने कहा किसी के द्वारा कही गई बात किस में प्रयोग होती है, अवतरण चिन्ह में। योजक चिन्ह, विभाजक चिन्ह, ये सभी है साहब। योजक चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है, विलोम शब्दों के बीच में होता है, अभी अभी पढ़ा है, द्वंद्व समास के बीच में होता है, समानार्थी की पुनरुक्ति के बीच में, और तुलनात्मक, तुलनावाचक शब्द के बीच में भी होता है। तुलना मतलब जब हम उपमा अलंकार पढ़ते हैं ना, या वहां पर भी होता है। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, अब सटीक तरीके से बताना है हम सभी को, ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, देखना है सर। अगर तत्सम शब्द का, अगर तत्सम शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए, हमेशा से उत्तर किस में करने की कोशिश करोगे, तत्सम में ही उत्तर बताने की कोशिश करोगे। अगर तद्भव का विलोम शब्द पूछा जाए, किसका, तद्भव का, तो उत्तर हमेशा तद्भव में बताने की कोशिश करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तत्सम में पूछा जाए तत्सम में, तद्भव में पूछा जाए तद्भव में, और कौन सा रॉकेट साइंस, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ज्योति, ज्योति मंद, दिव्य, तम, प्रकाश। देखो मंद किसको कहते हैं, मंद कहते हैं जो मंद बुद्धि हो, अल्प, अल्प आप इसको कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा दिव्य, दिव्य कहते हैं एक तरीके से अलौकिक को, किसको कहते हैं, अलौकिक को। तम, तम कहते हैं अंधेरे को, किसको कहते हैं, तम, तम कहा जाता है अंधेरे को, याद रखिएगा। अच्छा प्रकाश, प्रकाश तो गुरुजी, प्रकाश तो प्रकाश ही होता है, आलोक को कहते हैं, उजियारा को कहते हैं। ये तो ज्योति, ज्योति का विलोम क्या होगा, ज्योति एक तरीके से प्रकाश ही है,
ज्योति एक तरीके से प्रकाश ही है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा। आगे आइएगा, चलिए उज्ज्वल, हाँ ये शब्द थोड़ा सा अच्छा है। उज्ज्वल, उज्ज्वल कहते हैं एक तरीके से सफेद को या फिर बिल्कुल साफ को। उज्ज्वल हो, क्या हो, उज्ज्वल हो, बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। अच्छा, इसका विलोम शब्द होता है धूमिल। अब धूमिल का अर्थ हमसे पूछा जाता है, जब सायकाल इसका अर्थ होता है, क्या होता है, सायकाल। जब सायकाल के समय गांव में क्या होते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, तो वहां पर जब गाय चलकर शाम को चरकर लौट कर आती है ना अपने अपने घरों की तरफ, तो वह उनके कदमों से, उनके पैरों से मिट्टी उड़ती है और चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो जाती है। उसी को कहते हैं धूमिल। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं धूमिल। एक तरीके से सायकाल की स्थिति। ऋजु, ऋजु का अर्थ क्या होता है, एकदम सीधी रेखा। क्या होता है, सीधी रेखा होता है। भाई देखो, सीधी मैंने ही नहीं बनाई, हाँ जी, सीधी रेखा। क्या होता है, सीधी रेखा इसका अर्थ होता है। वक्र, वक्र अर्थात गुरुजी घुमा फिरा। क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। इसका विलोम हो जाएगा ऐहिक। ऐहिक कहते हैं जो इसी लोक का हो, पारलौकिक जो अन्य दूसरे लोक का हो। अच्छा, कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं मानकर चलिएगा आपने किसी अपने मित्र पर उपकार किया, आपके उपकार को अगर आपका मित्र मानता है तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कृतज्ञ। और कृतज्ञ किसको कहते हैं, जो आपके उपकार को मानता ना हो, आपने उसकी सहायता करी, वह मानता ही नहीं है, वह कुछ जानता ही नहीं है आपको। प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन, मृदुल का रुक्ष हो जाएगा। आगे चलते हैं। इति, इति का अर्थ होता है दिवस का विवावरी होता है, उद्यम का आलस्य होता है, अनंत का अंत होता है, भूषण दूषण, विपत्ति संपत्ति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य, सबसे अच्छा प्रश्न स्टार बनाएगा। देखो, जिन भी बच्चों को वाच्य के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आज से पहले आपने कहीं से भी वाच्य पढ़े हो भूल जाओ उसको, क्योंकि यहां पर देखना है। देखिएगा, अगर वाच्य, वाच्य क्या है साहब, वाच्य क्या है, वाच्य कुछ भी नहीं है, बस क्रिया का ही एक प्रकार होता है। किसका होता है, क्रिया का ही प्रकार। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बस वही है, वही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है आपका कृतवाच्य। क्या होता है, कृतवाच्य। एक होता है आपका कर्मवाच्य। क्या होता है, कर्मवाच्य। एक होता है आपका भाववाच्य। देखो, मेरा सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि मैं आपको वो चीज बताऊं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि इन तीनों के ऊपर ना 3-3 घंटे की डिबेट हो सकती है, लेकिन उसको करने से कोई फायदा नहीं, इसको डिटेल में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। याद रखिएगा, मैं आपको वहां तक पढ़ाऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एक भी लाइन उससे अलग नहीं होगी। देखिएगा, अगर कर्तवाच्य की बात करी जाए तो सर्वाधिक पूछा जाता है कि कौन सा वाच्य सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। तो ये सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। क्या होता है, कृतवाच्य। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और कारक किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार दिए गए हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है ये कृतवाच्य। कर्मवाच्य, अब कर्म में तो गुरुजी कर्म पहले से ही विद्यमान है, तो ये सदैव सकर्मक होगा। ये पूछा जाता है, सदैव सकर्मक कौन सा वाक्य होगा, याद रखिएगा, सदैव सकर्मक होगा आपका ये माँ है। क्या है, ये माँ है, ठीक है ना। सदैव सकर्मक हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। सदैव अकर्मक कौन सा होगा, सदैव अकर्मक हो जाएगा आपका भाववाच्य, मतलब इसमें कर्म विद्यमान नहीं रहता है, याद रखिएगा। अच्छा, किसी भी वाक्य में अगर आप द्वारा देख लो, क्या देखो, द्वारा देख लो, देखो जितनी भी शॉर्ट ट्रिक होती है ना, वे 98% से लेकर 99% तक काम करती हैं। कोई भी शॉर्ट ट्रिक ले लो, 1% तो अपवाद होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर कर्मवाच्य की बात करें, किसी भी शब्द में अगर आप द्वारा देखो, क्या देखो, द्वारा देखो, तो वहां पर हो सकता है कि कर्मवाच्य होगा, संभावना है, 100% मत मान लेना इसको, भाववाच्य। किसी भी वाक्य में अगर आप नहीं देखो, किसी भी वाक्य में अगर आप नहीं देखो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भाववाच्य हो सकता है। अब देखो, हमसे क्या पूछा गया है, कर्तवाच्य। आप सभी के उत्तर सही है भाई, बिल्कुल सटीक तरीके से आपने उत्तर दिए हैं। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, गुरुजी नहीं देखा, भाववाच्य हो जाएगा। अच्छा जी, छात्रों द्वारा सजावट की गई, किसने सजावट की है, द्वारा, मतलब छात्रों ने की है, मतलब क्रिया के लिंग वचन और कारक किसके अनुसार है, क्रिया के लिंग वचन और कारक किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है, तो यहां पर हो जाएगा कर्मवाच्य। और जैसे ही मैंने द्वारा देखा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। आज ना, अच्छा,
छात्रों ने सजावट की गई। अच्छा देखिए यहाँ पर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हमसे क्या पूछा था, कृतवाच्य, क्या पूछा था, कृतवाच्य। चलिएगा कृतवाच्य भी देखते हैं, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि दोनों में द्वारा है। कृतवाच्य कहाँ होगा, जहां पर कर्ता, जहां पर क्रिया के लिंग वचनों कारक कर्ता के अनुसार हो। यहाँ देखिएगा कर रहा है कौन, मोहन कर रहा है। क्रिया के लिंग वचनों कारक किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। गुरुजी बिल्कुल कृतवाच्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। सटीक उत्तर हमको यहीं से मिल गया। सटीक उत्तर कहां से मिल गया, विकल्प नंबर डी से। तो डी वालों बिल्कुल सटीक उत्तर है आपका, आगे आइएगा। चलिए, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, स्टार बनाइएगा इस प्रश्न पर, स्टार बनाइएगा इस प्रश्न पर। गद्य काल किसको कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक उत्तर क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न जरूर है, हम सभी बताएंगे इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक उत्तर क्या होगा। देखो, एक आप प्रसिद्ध कवि हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, कौन हुए हैं, रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भाग आपके सामने, वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। अच्छा, वीर गाथा काल को ही आदि काल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। वीर गाथा काल को ही आदि काल के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। रीति काल, भक्ति, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गद्य काल भी कहते हैं। अब देखो यहां से अक्सर एक प्रश्न बनता है, गुरुजी हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, गद्य किसको कहते हैं और पद्य किसको कहते हैं। हम कई बार कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन इसको याद कैसे करें। देखिएगा, गद्य किसको कहते हैं, गद्य कहते हैं ऐसी रचना जो पढ़ी जा सकती है। बस देखो यहाँ पर पा है ना, पा को लाओ यहाँ पर, ऐसी रचना जो पढ़ी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। अब पढ़ हम किसको सकते हैं, पढ़ तो गुरुजी हम कहानी को सकते हैं, उपन्यास को पढ़ सकते हैं, लेकिन पद्य किसको कहेंगे, ऐसी रचना जो गाई जा सकती है। अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ, ऐसी रचना जिसको हम गा सकते हैं, क्या कहलाती है, पद्य कहलाती है। उल्टा रिलेशन होता है, क्या होता है, उल्टा। पद्य को मतलब जो गद्य का अर्थ होगा, गद्य मतलब जो, अब देखो यहाँ पर गा है, गा यहाँ पर है, पा यहाँ पर है, पा यहाँ पर है, इस तरीके से याद कर सकते हो, आ गया ना। अब देखो जो गा सकती है गुरुजी, कविता को हम गा सकते हैं, कोई अगर गीत हमने लिखा है तो उसको गा सकते हैं। ये सभी किस में प्रयोग होती है, ये सभी होती है पद्य में। और याद रखिएगा, अलंकारों का प्रयोग किस रचना में किया जाता है, पद्य में ही किया जाता है, याद रखिएगा। साथ के साथ छंद का भी प्रयोग किस में किया जाता है, पद्य में ही किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि कोई गाने वाली रचना में हम प्रयोग कर सकते हैं, अब पढ़े जाने वाली रचनाओं में छंदों का प्रयोग कहाँ होता है, आगे चलिएगा जी। अच्छा, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, अब गद्य काल के नाम से किसको जाना जाएगा भाई। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन तो वही है क्या, हाँ ये क्वेश्चन तो वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, अच्छा देखो यहाँ पर कुछ जानकारी मैंने दी है आपको, देखिएगा। हिंदी साहित्य की 2 विधा, गद्य और पद्य, विधा के अंतर्गत देखो, अगर गद्य की बात करूं, गद्य मतलब देखो पा वाले को याद रखो, जो पढ़ी जा सकती है, कहानी को पढ़ सकते हैं, उपन्यास को, नाटक, निबंध, स्मरण, व्यंग, आत्मकथा, पद्य, व्यवहार वगैरह वगैरह, ये सभी किस में लिखे जाते हैं, गद्य विधा में। पद्य की बात करी जाए, पद्य में आपकी कविता, गीत, गाना जो गाई जा सकती है। अलंकारों का प्रयोग किस में होता है, पद्य में ही होता है, मैंने सभी जानकारी आपको दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्याय, बच्चे स्टार बनाइएगा इस प्रश्न पर, कमल, कमल देखिएगा, कमल। अगर आप जल के पर्यायवाची में जा जोड़ दोगे, किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, कमल के पर्यायवाची। लेकिन फिर भी याद रख लो, देखो कमल को हम पंकज कहते हैं, क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। सरोज कहते हैं, क्या कहते हैं, सरोज कहते हैं। नीरज इसी को कहा जाता है। पुंडरीक इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुंडरीक इसी को कहते हैं। उत्पल इसी को कहते हैं। नलिन इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नलिन इसी को कहते हैं। राजीव इसी को कहते हैं। सतदल इसी को कहते हैं, सतदल इसी को कहते हैं। और कई सारे शब्द भी होते हैं भाई। अच्छा राजीव हो गया, क्या उत्पल हो गया, उत्पल तो हाँ उत्पल भी लिख दिया। कई सारे और भी शब्द हैं, ठीक है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं कमल के। जलज छूट गया, क्या छूट गया, जलज छूट गया, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है ना। अच्छा अम्बुज, ये सभी। अब देखो यहाँ पर एक शब्द है अम्बुज, अम्बुज मतलब जो पानी में जन्म लेता हो, जा का अर्थ क्या होता है, जन्म लेना, पानी में जन्म लेगा गुरुजी, कमल, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, गुलाब। अब देखो यहां से अगर कहा जाए सत पत्र,
सतपत्र किसको कहते हैं? गुलाब को कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है सतदल, सतदल कमल को कहते हैं। सतपत्र किसको कहते हैं? ये कहते हैं गुलाब को, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, रजनीगंधा, रजनीगंधा मुंह में रजनीगंधा और डैश डैश दुनिया। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर देखना है आपको रजनीगंधा। रजनीगंधा की अगर बात करी जाए ना, रजनीगंधा नाम का एक पौधा होता है जो कि ऊंचाई पर लगता है पहाड़ों वाले क्षेत्रों में, और ये रात में बड़ा महकता है, रात में बड़ा महकता है। वही मल्लिका किसको कहते हैं? भाई आपकी मल्लिका कौन है? जो आपकी रानी है। अब गुरुजी हमने तो उसका नाम परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि बाबू सोना हम कहते हैं, तो वो भी आप कह सकते हो। आगे आइएगा। चलिए अब देखो, गुलाब, गुलाब के अक्सर पर्यायवाची पूछ जाते हैं। गुलाब के पर्यायवाची क्या बताओगे? सतपत्र होगा, स्थल कमल होगा, पाटल कहेंगे, वंत पुष्प कहेंगे, सुमना भी किसको कहेंगे? सुमना गुलाब को कहते हैं। कमल के पर्यायवाची दिए रजनीगंधा, मल्लिका, रानी को कहते हैं। बिल्कुल सटीक उत्तर। आगे अब देखो, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जितने भी पर्यायवाची बनते हैं सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, उनको एक बार याद करना है हमको। जैसे देखिए, इंद्र के पर्यायवाची, विष्णु के पर्यायवाची, शिव के पर्यायवाची, दुर्गा के पर्यायवाची। इस पीडीएफ टेलीग्राम पर पढ़िए, डाउनलोड कर लेना। आ गया ये साहब, खान पान में समास बताना है। खान पान में किस प्रकार के समास का प्रयोग हमने किया है? खान पान, खान पान में किस प्रकार का समास है भाई? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है। देखना, समास, समास सबसे पहले जानो कहेंगे किसको? समास कहते हैं गुरुजी, समास का अर्थ होता है शब्दों का मेल, शब्दों का मेल, ये कहते हैं समास को। किसको कहते हैं? समास को। अक्सर संधि और समास में अंतर पूछा जाता है। और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को कहते हैं आपकी संधि। क्या कहते हैं जी? संधि के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी हम जानते हैं। आगे आएगा। अब देखो, समास का एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसको कहा जाता है संक्षेप। क्या कहते हैं? संक्षेप इसको कहते हैं। अर्थात संक्षेप मतलब वाक्यों को छोटा करना, संक्षिप्तीकरण करना। वाक्यों को छोटा करना, संक्षिप्तीकरण करना इसका अर्थ कहलाता है। अगर इसका विलोम पूछा जाए, अगर इसका विलोम पूछा जाए, क्या बताओगे जी? व्यास बताओगे। क्या बताओगे? व्यास उत्तर करोगे इसका विलोम शब्द, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा, अगर संधि का विलोम शब्द पूछ ले कोई, तो गुरुजी विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? संधि का विलोम अगर कोई पूछ ले हमसे, तो मैं बताऊंगा गुरुजी विग्रह होगा। क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। बिल्कुल सटीक उत्तर। अच्छा देखो, बहुब्रीहि समास, अच्छा समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ये भी हमको पता चलेगा। और 6 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। आगे आएगा। चलिए, द्विगु समास, जहां से पहला पद संख्यावाचक हो द्विगु कहलाता है। बहुब्रीहि, जहां से कोई भी पद प्रधान ना हो, तीसरे के बारे में पता चले। अब वही, जिसका पहला पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। देखिए, खान पान, यहां से जो इसका विखंडन करेंगे ना, तो क्या निकलेगा गुरुजी? खाना और पीना, खाना और पीना, जो कि आप होली पर कर रहे हो। अच्छा, और शब्द जैसे ही मैंने देखा, तुरंत मैं उत्तर क्या कर दूंगा? द्वंद्व समास उत्तर करूंगा, कुछ भी बिना सोचे समझे द्वंद्व समास में उत्तर कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पर मैंने जानकारी दी है आपके लिए। 6 प्रकार के समास है, 6 प्रकार के उदाहरण, और उसके बारे में मैंने बताया है। बस एक चीज रह गई जो आपको अभी पता चल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज जाननी है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये जो तीनों समास है ना, इन तीनों समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास का इसका पहला पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद इसका प्रधान होता है। अच्छा, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से होते हैं? दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, याद रखिएगा। बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आशा करता हूं समझ रहे होंगे। आगे चलिएगा। आच्छादन शब्द में उपसर्ग बताना है, और ये है आज का आपका होमवर्क का सवाल। ये आपको घर से कर लेकर आना है। होली के बाद फिर हमारी अच्छा जी, और होली के त्योहार से मुझको याद आया कि सभी को होली बिल्कुल पावन तरीके से मनानी है। ऐसे तरीके से मनानी है कि किसी से लड़ाई नहीं करनी है, बस अर्थ यही है, ठीक है ना। किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी से बैर नहीं करना है, बैर बढ़ाना नहीं है, सभी से प्यार मोहब्बत से मिलना, प्यार मोहब्बत से जुलना, ठीक है ना। चलेगा। और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना, माता पिता का आशीर्वाद लेना। और इस बार होली पर एक वाक्य आपको बोलना है मेरी तरफ से, कि इस बार तो होली हम मना रहे हैं जैसे तैसे करके, लेकिन अगली बार की जो होली होगी उसमें पार्टी मैं दूंगा, पार्टी मेरे द्वारा दी जाएगी। किस खुशी में? अब की बार जो होली है, वो आगे वाली होली मनाएंगे, वो सिलेक्शन वाली होली होगी, सिलेक्शन वाली होली होगी। पूरे आस पड़ोस में सभी को पार्टी मेरे द्वारा दी जाएगी, हम मनवाएंगे सभी की होली, सिलेक्शन वाली होली। अगर ये सोचकर आज की होली आप मना रहे हो ना, बिल्कुल सटीक है, अगली होली सिलेक्शन वाली होगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। 2024 में चुनाव है, 2023 में जॉब चाहिए, ले लो, भर भर कर जॉब आएंगी, याद रखिएगा। 40,000 पोस्ट है
कांस्टेबल की खड़ी हुई है, वीडियो आने वाला है। अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी पैट के तहत वैकेंसी आने वाली है। कौन कौन सी? ट्यूबवेल ऑपरेटर है, गन्ना पर्यवेक्षक है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। 2023 इतनी वैकेंसी देगा आपको हद से ज्यादा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। एसएससी ने वैकेंसी जारी करी है, फिर से सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है। तैयारी करिए साहब, पढ़ना है। तैयारी करने का मात्र एक नियम होता है। क्या नियम? या तो जी जान से लगो या फिर करो मत। या तो जी जान से लगो या फिर बहाने मत बनाओ। ठीक है ना? चलिएगा, आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। और अगली पार्टी होली की सिलेक्शन वाली होगी, गारंटी के साथ कहना सभी से, ठीक है ना? चलिएगा। और हाँ, किसी से कहना नहीं है भाई। हाँ, मैंने गलत बोल दिया, किसी से कहना नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, किसी को भड़क नहीं लगनी चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो, खासकर आस पड़ोस वालों को और आपके नाते रिश्तेदारों को। और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ माता पिता से तो कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, लेकिन उनसे भी कहिएगा किसी को बताना नहीं है कि आपका बेटा क्या कर रहा है। अगर कोई पूछता है तो बोलना गुरुजी बिल्कुल बेरोजगार हैं, ठल्ली बैठे हैं। ठीक है ना? लेकिन जिस दिन उस आपके सिलेक्शन की खबर उनके पास जाएगी ना, यकीन मानना, जितनी खुशी आपको होगी ना, उससे दुगनी दुखी उनको होगी। चलेगा, लेकिन फिर भी ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है ना? चलेगा, बिल्कुल। आप सभी समझदार हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आपको क्या करना है। होली के पावन त्योहार पर बस मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे, आप अपने बड़े बूढ़े, अपने माता पिता सभी का आशीर्वाद आपको लेना है। चलेगा, फिर मैं मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।